नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक व्यवसायिक अध्ययन के दूसरे भाग के 11वें अध्याय विपणन का तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। बच्चों, इस अध्याय के पहले दो भागों में हमने विपणन के अर्थ, उसके महत्व व उससे जुड़ी विचारधाराओं को समझा और फिर हमने यह देखा कि विपणन की जो लंबी चौड़ी गतिविधियां हैं उनको 4 वर्गों में बांटकर उनके बीच एक समायोजन स्थापित करके विपणन को संपन्न किया जाता है। विपणन की इन 4 गतिविधियों के मिश्रण को विपणन मिश्र के नाम से जाना जाता है। पिछले भाग में हमने इस मिश्र के 2 घटकों उत्पाद और मूल्य की चर्चा की। आज हम इसके अन्य 2 भागों प्रवर्तन व भौतिक वितरण की बात करेंगे। भौतिक वितरण में वो सभी क्रियाएं आती हैं जो वस्तुओं को निर्माता से ले जाकर ग्राहक तक पहुंचाने के लिए आवश्यक होती हैं। वस्तुओं या उत्पादों के पैकेज तैयार होने, ब्रांड तैयार होने, मूल्य निर्धारण आदि सब कुछ करने के बाद भौतिक वितरण का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, क्योंकि यह जरूरी है कि उत्पादों को सही स्थान पर, सही मात्रा में, सही समय पर ग्राहक को उपलब्ध कराया जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक डिटर्जेंट टिकिया का ग्राहक उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट है, मूल्य से खुश है और वह उसे खरीदना चाहता है। वह एक फुटकर विक्रेता के पास जाता है, वह उस उत्पाद को मांगता है, लेकिन यदि वहां वह उत्पाद उपलब्ध नहीं है तो इसके ही कोई दूसरे ब्रांड के उत्पाद को वह खरीद लेगा। इससे हमारे ब्रांड या हमारे उत्पाद की बिक्री में गिरावट आएगी, क्योंकि जब ग्राहक उसको खरीदना चाहता था तो वह उसके पास उपलब्ध ही नहीं था। इसलिए यह विपणनकर्ताओं का दायित्व है कि वो वस्तुओं को सही समय पर, सही स्थान पर उपलब्ध कराएं ताकि ग्राहक आसानी से उसे खरीद सकें। भौतिक वितरण को सफल बनाने के लिए एक उत्पादक को कुछ मुख्य क्रियाओं पर ध्यान देना होता है, जैसे कि परिवहन, भंडारण आदि। आइए इनमें से कुछ मुख्य क्रियाओं पर चर्चा करें। भौतिक वितरण में सबसे पहला काम आदेश प्रक्रियण का होता है। आदेश प्रक्रियण का अर्थ है कि हम एक बार ग्राहक से आदेश प्राप्त करने के बाद उस आदेश को सही समय पर तीव्रता से पूरा करें। हम ये सुनिश्चित करें कि ग्राहक को अपने आदेश देने के बाद उत्पाद को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े। इसके लिए हम तुरंत उसके आदेश को मिलने के बाद उत्पाद को तैयार करवाएंगे व उसके संग्रहण आदि पर ध्यान देंगे। उसको तुरंत वहाँ से निकालकर परिवहन माध्यमों के द्वारा ग्राहक तक पहुँचाएंगे। इसलिए आदेश प्रक्रियण के बाद परिवहन का महत्व भी इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। परिवहन के सही साधनों का चुनाव करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पाद के आकार, उसकी प्रकृति आदि को ध्यान में रखते हुए हमें एक सही परिवहन माध्यम चुनना होता है, ताकि उत्पाद ना केवल सही समय पर, सही तरीके से पहुंचे, बल्कि उसमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो। परिवहन माध्यम के चयन के साथ साथ हमें वस्तुओं का भंडारण भी सही प्रकार से करना होता है। भंडारण की क्रिया वस्तुओं के उत्पादन और मांग के बीच समय के अंतर को पाटने का काम करते हैं। यानी यदि हम भंडारण करके रखेंगे तो जैसे ही कोई उपभोक्ता वस्तु की मांग करेगा तो हम तुरंत भंडार गृह से निकालकर वस्तु को वहां तक पहुंचा सकते हैं। किंतु यदि हमारे पास भंडारण सुविधाएं नहीं है तो हो सकता है कि उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग करने के बाद उत्पादन करने में समय लग जाए और फिर ग्राहक को उसकी प्रतीक्षा करनी पड़े और हो सकता है ग्राहक हमें छोड़कर किसी अन्य कंपनी की वस्तु को खरीद ले। इसलिए भंडारण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो उत्पादन और मांग के बीच के समय को कम करती है। इसके अलावा हमें अपने संग्रहित माल पर नियंत्रण भी रखना होता है। यानी जब हमने भंडारण में अपनी वस्तु या माल का संग्रहण किया है तो हमें कौन से वस्तु को पहले बेचना है, कौन से को बाद में बेचना है, हमें किस वक्त कितनी मात्रा का संग्रह करके रखना है। कहीं हम ज़्यादा स्टॉक ना रख लें, इससे फिर हमारे स्टॉक की बर्बादी होगी, नुकसान होगा। कहीं हम बहुत कम स्टॉक ना रखें कि हम अपने उपभोक्ताओं की मांग ही पूरी ना कर पाएं। इन सब बातों का ध्यान रख के हमें वस्तु का या उसके माल का उचित संग्रहण करना होता है। यदि हम आदेश का प्रकीर्णन करें, उससे जुड़े हुए उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाने के सही चैनल का चुनाव करें, परिवहन के सही माध्यम का चुनाव करें, भंडारण सही करें, तो हम यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारे उत्पाद हमारे उपभोक्ताओं तक सही समय पर, सही जगह पर पहुंच पाएंगे। इन क्रियाओं को ही भौतिक वितरण का यानी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस यानी तीसरे पी का नाम दिया जाता है। भौतिक वितरण सुनिश्चित करने के अलावा
चौथा वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य विपणन में जो किया जाता है वह है परिवर्तन का कार्य। परिवर्तन को हम प्रमोशन भी कहते हैं। एक कंपनी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु का उत्पादन कर सकती है, उसकी उचित कीमत निर्धारित कर सकती है, उसे बिक्री केंद्रों तक उपलब्ध भी करा सकती है ताकि ग्राहक वहां तक पहुंचे। लेकिन हो सकता है यह सब कुछ करने के बाद भी बाजार में माल की बिक्री ना हो। बाजार में उचित संप्रेषण की कमी से ऐसा हो सकता है। यानी यदि हमने अपने ग्राहकों तक, अपने बाजार तक अपने वस्तु की सूचना, उसकी गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी, वस्तु की उपलब्धता की सूचना समय पर संप्रेषित नहीं की, पहुंचाई नहीं, तो ग्राहक हो सकता है आकर हमारी वस्तु को ना खरीदें। इसलिए उचित संप्रेषण होना जरूरी है। यदि उचित संप्रेषण नहीं होगा तो ग्राहक को उत्पाद के संबंध में या किस प्रकार से उत्पाद उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, उत्पाद के लाभ क्या हैं, इन सब से जुड़ी जानकारियां और ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। वह उसकी उपयोगिता व लाभों के संबंध में जान नहीं पाएगा तो संतुष्ट भी नहीं हो पाएगा, और बिना संतुष्ट हुए ग्राहक हमारे उत्पाद को खरीदेगा नहीं। ग्राहकों को वस्तु के संबंध में सूचित करने व उन्हें इसको खरीदने के लिए तैयार करने के लिए जो संप्रेषण किया जाता है, उस कार्य को ही प्रवर्तन का या प्रमोशन का नाम दिया जाता है। अब प्रवर्तन का मतलब तो हमने समझ लिया, यानी हमें ग्राहकों को अपने उत्पाद के बारे में, उसके लाभ के बारे में बताना है व उन्हें आकर्षित करना है उत्पाद को खरीदने की तरफ। अब प्रवर्तन करने के लिए कुछ गतिविधियां हमें करनी पड़ती हैं जिन्हें मिलाकर प्रवर्तन मिश्र कहा जाता है। प्रवर्तन मिश्र के अंदर प्रवर्तन करने की तकनीकों को शामिल किया गया है। ऐसी 4 तकनीकें हैं जिन्हें विज्ञापन, वैयक्तिक विक्रय, विक्रय संवर्धन व प्रचार के नाम से जाना जाता है। यदि हम विज्ञापन की बात करें तो विज्ञापन प्रवर्तन का सबसे सामान्य रूप में उपयोग में आने वाला तकनीक कहा जा सकता है। विज्ञापन यानी टीवी, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, रेडियो आदि के माध्यम से अपने उत्पाद की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाना। यह एक अव्यक्तिक संप्रेषण माध्यम है, यानी इसके अंदर उत्पादक व्यक्तिगत रूप से ग्राहकों से नहीं जुड़ते, बल्कि अव्यक्तिगत रूप से हम उपभोक्ताओं तक सूचना पहुंचाते हैं। यह संप्रेषण का ऐसा माध्यम है जिसका भुगतान भी उत्पादक द्वारा या प्रायोजक द्वारा किया जाता है। विज्ञापन देने के कई लाभ व कुछ हानियां भी हैं। यदि हम लाभों की बात करें तो सबसे पहला लाभ तो यह है कि विज्ञापन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकते हैं। हम टीवी, रेडियो आदि पर एक विज्ञापन देकर एक साथ लाखों लोगों तक अपने उत्पाद की जानकारी पहुंचा सकते हैं। दूसरा, विज्ञापन के द्वारा ग्राहकों की संतुष्टि व विश्वास में वृद्धि होती है। यानी जब ग्राहक किसी उत्पाद के विज्ञापन को देखते हैं तो न केवल वो उसके द्वारा उत्पाद के बारे में जान पाते हैं, बल्कि वो एक तरह से इस बात को लेकर भी सुनिश्चित हो पाते हैं कि यह व्यवसाय या कंपनी एक अच्छी बड़ी कंपनी है जो उत्पाद की सूचना पहुंचाने में पैसा खर्च कर रही है और उत्पाद के ये गुण हैं, तो उन गुणों को लेकर ग्राहक के मन में एक विश्वास भी पैदा होता है। इसके अलावा विज्ञापनों को प्रवर्तन की एक मितव्ययी तकनीक यानी कम खर्चीली तकनीक भी माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि भले ही विज्ञापन में एक बार को हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन यदि हम इसकी पहुंच को देखें तो एक बार पैसा खर्च करके हम कई लोगों तक एक बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं, तो प्रति व्यक्ति लागत एक प्रकार से हमारे लिए कम हो जाती है। इसलिए इसे एक कम खर्चीला तकनीक माना जाता है। इन लाभों के अलावा विज्ञापनों की आलोचना भी होती है, उसमें कुछ कमियां भी बताई जाती हैं, जैसे कि विज्ञापन व्यवसाय की लागत में वृद्धि करते हैं, गैर जरूरी वृद्धि करते हैं। यानी कई बार विज्ञापनों में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया जाता है जिसकी कई बार जरूरत नहीं होती, और इस खर्च की वजह से उत्पाद की लागत बढ़ जाती है। लागत बढ़ने के कारण उत्पाद के मूल्य में वृद्धि करनी पड़ती है, जिसका नुकसान ग्राहकों को उठाना पड़ता है। दूसरा, विज्ञापन कई बार क्रेताओं में असमंजस भी पैदा करते हैं। अत्यधिक विज्ञापनों के कारण क्रेताओं में यह असमंजस पैदा हो जाता है कि उन्हें क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना। यह एक प्रकार की परेशानी पैदा करता है। तीसरा, विज्ञापन कई बार सामाजिक मूल्यों में कमी करते हुए पाए जाते हैं। कई बार विज्ञापन ग्राहकों को भ्रमित करने का कार्य करते हैं, ग्राहकों से झूठ बोलने का कार्य करते हैं, जो कि हमारे समाज के मूल्यों में गिरावट पैदा करता है। इसी प्रकार विज्ञापनों के माध्यम से कई बार कंपनियां घटिया उत्पादों की बिक्री भी करती हैं। यह भी विज्ञापन की एक बड़ी आलोचना या कमी मानी जाती है। इसलिए कई बार कंपनियां या व्यवसाय विज्ञापन के बजाय दूसरी तकनीक
जो कि व्यक्तिगत विक्रय की तकनीक है, उस पर ध्यान देती है। वैयक्तिक विक्रय में बिक्री के उद्देश्य से एक या एक से अधिक संभावित ग्राहकों से बातचीत के रूप में सीधे वहां तक पहुंचकर संदेश को मौखिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जैसा कि इसका नाम कहता है, यह संप्रेषण का एक वैयक्तिक रूप है। कंपनियां बिक्री के लिए ग्राहकों से संपर्क करने के लिए, उत्पाद के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए, उत्पाद की पसंद विकसित करने के लिए विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति करती हैं, जिन्हें हम सेल्समैन या सेल्स पर्सन्स के नाम से भी जानते हैं। ये विक्रयकर्ता सीधा ग्राहकों तक पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करके उनके मन में उत्पाद के प्रति विश्वास पैदा करने की कोशिश करते हैं। व्यक्तिगत विक्रय की भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसा कि ये एक व्यक्तिगत स्वरूप है प्रवर्तन करने का, यानी इसमें हम उत्पादक या उत्पादक के प्रतिनिधि सीधा व्यक्तिगत रूप से ग्राहकों से मिलते हैं, तो इसमें एक आपसी संपर्क स्थापित होता है। इसके कारण इसकी दूसरी विशेषता निकल कर आती है कि इसमें उत्पादक और ग्राहक के बीच एक संबंध विकसित होता है, अच्छे संबंधों का विकास होता है। तीसरा, इसमें प्रत्यक्ष प्रत्युत्तर का भी विकल्प उपलब्ध होता है, यानी ग्राहकों के मन में यदि कोई शंका है, कोई सवाल है, तो तुरंत सामने ही उनको उसके उत्तर मिल जाते हैं। वह इसी प्रकार इसमें अपव्यय यानी फिजूल खर्ची भी कम होती है। इसमें बहुत बड़े बड़े विज्ञापनों की तरह खर्च नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार कई कंपनियां इन फायदों की वजह से व्यक्तिगत विक्रय के माध्यम को चुनती हैं और इसके द्वारा अपने उत्पाद का प्रवर्तन या प्रमोशन करने की कोशिश करती हैं। प्रवर्तन की तीसरी तकनीक है विक्रय संवर्धन यानी सेल्स प्रमोशन। इसके अंदर लघु अवधि में यानी अल्पकाल में अपने उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के लिए अपनाए जाने वाले कदम शामिल हैं। इसमें क्रेताओं को वस्तु या सेवाओं के तुरंत क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाती है। इसके अंदर कई सारी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि छूट या कटौती। छूट या कटौती का अर्थ है उपभोक्ताओं को तरह तरह के डिस्काउंट जैसे प्रलोभन देना। छूट का अर्थ होता है कि हम उपभोक्ताओं को वस्तु के मूल्य में सीधा छूट दे रहे हैं। मान लीजिए किसी गाड़ी के क्रय मूल्य में हम 10-20 हज़ार रुपए की छूट दे दें, तो ये सीधी छूट के नाम से दी जाती है। जबकि कई बार वस्तु के मूल्य में 1% गिरावट करके या कटौती करके उन्हें यही छूट प्रतिशत के रूप में प्रदान की जाती है। आपने कई बार कई वस्तुओं के लेबल या पैकेज पर देखा होगा, उस पर 10%, 20% की कीमत में छूट दी जाती है। इस प्रकार की छूट देकर कुछ समय तक उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा उत्पादों का मिश्रण भी एक अच्छा तरीका है अल्पकाल में एक योजना के तौर पे ग्राहकों को आकर्षित करने का। उत्पादों के मिश्रण में कई बार एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु मुफ्त दी जाती है, जैसे कि टूथपेस्ट खरीदने पर टूथब्रश फ्री। इस प्रकार की योजनाएं भी या स्कीम भी उपभोक्ताओं को आकर्षित करती है। इसके अलावा अतिरिक्त मात्रा उपहार स्वरूप, कई बार किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा खरीदने पर एक अतिरिक्त मात्रा उन्हें ग्राहकों को उपहार स्वरूप दी जाती है। इसमें बाई 2 गेट 1 फ्री या बाई 1 गेट 1 फ्री जैसे कई आपने तकनीकें आसपास के बाजारों में देखी होंगी, यानी एक या दो या एक निश्चित मात्रा खरीदने पर साथ में एक और मात्रा मुफ्त दे देना। इसके अलावा लकी ड्रॉ या अपनी किस्मत आजमाएं या स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करें, इस तरह की कई स्कीम चलाकर कंपनियां उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। आजकल एक और तकनीक इसके अंदर काफी इस्तेमाल की जा रही है, खासकर बड़े उत्पादों में, जैसे गाड़ियां, घरों की बिक्री आदि में कंपनियां उपभोक्ताओं को 0 ब्याज या प्रतिशत पर वित्त की सुविधा उपलब्ध कराती हैं, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। यह भी ग्राहकों को आकर्षित करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार यह समझ में आता है कि विक्रय संवर्धन उन तकनीकों को कहा जाता है जो थोड़े समय के लिए होती हैं। ये स्कीम, ये योजनाएं बहुत लंबे समय तक नहीं होंगी, थोड़े समय के लिए अल्पकाल में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। विक्रय संवर्धन के अलावा प्रवर्तन की चौथी तकनीक है जनसंपर्क या पब्लिक रिलेशन। एक संगठन के द्वारा जनमत का प्रबंधन करना आज के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां पब्लिक रिलेशन यानी जनसंपर्क बनाने पर, जनसंबंध स्थापित करने पर बहुत ध्यान देती हैं। यह कार्य विपणन विभाग द्वारा पूरा किया जाता है। एक व्यवसाय को अपने ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं या व्यापारियों या अन्य सभी जुड़े हुए लोगों से प्रभावी सूचना या संप्रेषण करना होता है, क्योंकि
विक्रय या लाभ में वृद्धि हेतु ये सभी लोग, चाहे वो ग्राहक हो या आपूर्तिकर्ता हो या अन्य व्यापारी आदि हो, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सभी से अच्छे संबंध बना के रखना, जनता की नजरों में अपनी एक अच्छी इमेज बना के रखना आजकल कंपनियों के लिए अनिवार्य हो गया है। संगठन तथा उसके उत्पादों के प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले या सामान्य जनता के साथ संबंध बनाना जनसंपर्क कहलाता है। इसके लिए कंपनियां कई कदम उठाती हैं ताकि जनता के बीच उनकी हमेशा पहचान बनी रहे। जनता की नजरों में कंपनी की छवि या व्यक्तिगत उत्पादों के प्रवर्तन व संरक्षण हेतु कई प्रकार के कार्यक्रम करके जनसंपर्क स्थापित किया जाता है। जनसंपर्क का उद्देश्य जनता की नजरों में कंपनी की छवि को निरंतर सकारात्मक और अच्छा बनाते रहना, या अगर किसी वजह से कंपनी की छवि गिर रही है तो उसे गिरने से बचाना, उसे गिरने से रोकना। उदाहरण के लिए कुछ समय पहले जब एक नूडल बनाने वाली कंपनी को सरकार की तरफ से उनके कच्चे माल में कुछ कमी के लिए बंद किया गया, बैन किया गया, तो तुरंत उस कंपनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस वार्ता करके ग्राहकों से क्षमा मांगी। वह उन्हें प्रॉमिस या वादा किया कि वो तुरंत और अच्छी गुणवत्ता के साथ वापस आएंगे। इस प्रकार अपनी छवि को गिरने से रोकना, जनता को इस तरह के दावे या वादे करना, उनके साथ संपर्क बनाए रखना आज के समय में किसी भी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। इसलिए कंपनियां इसके लिए कई तरह के कदम उठाती हैं, जैसे कि प्रेस वार्ता या प्रेस संपर्क करना। समय समय पर बड़ी बड़ी कंपनियां प्रेस वार्ताएं करती हैं। प्रेस वार्ताओं के जरिए वह तरह तरह के पत्रकारों, टीवी जर्नलिस्ट आदि, इन सब के जरिए अपनी बात को जनता तक व अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं कि कंपनी क्या अच्छा काम कर रही है, कंपनी के आगे की क्या योजनाएं हैं, व कंपनी के उत्पाद के लोगों को क्या फायदे हो सकते हैं। प्रेस वार्ताओं के अलावा कंपनियां उत्पाद के प्रचार के कुछ अन्य माध्यम अपनाती हैं, जैसे किसी समारोह, किसी फंक्शन या किसी खेल कूद के आयोजन में कंपनियां प्रायोजक बनकर वहां अपने उत्पाद की एक छवि प्रस्तुत करती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजरों में उत्पाद बना रहे। इस प्रकार उत्पाद के प्रचार को करके ग्राहकों के या अन्य लोगों की नजरों में कंपनी अपनी छवि को हमेशा जीवित रखने की कोशिश करती है। इसके अलावा कंपनियों का जो जनसंपर्क विभाग है वह लॉबी प्रचार करने की कोशिश भी करता है। लॉबी प्रचार का अर्थ है कि सरकार व सरकार से जुड़े विभागों में निरंतर पहचान व संपर्क बनाए रखना ताकि कल को जरूरत पड़ने पर सरकारी विभागों से काम करवाए जा सके और अपने कंपनी के लाभ को आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा जनसंपर्क विभाग उच्च अधिकारियों को परामर्श भी देता है, क्योंकि जनसंपर्क विभाग या विपणन विभाग जनता के व अन्य लोगों के संपर्क में रहता है, तो उन्हें पता होता है कि कंपनी व उसके उत्पाद के लिए क्या सही है या क्या नहीं, ग्राहकों को क्या चाहिए और क्या नहीं। तो इससे जुड़ी हुई कई सूचनाएं व परामर्श वो कंपनी के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। जनसंपर्क के माध्यम से कंपनी निम्नलिखित विपणन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है। वह जनता के बीच अपने उत्पाद व कंपनी के बारे में जागरूकता पैदा कर सकती है, अपनी कंपनी की अच्छी छवि बनाकर जनता के मन में विश्वास पैदा कर सकती है, विक्रय कर्मियों को प्रेरणा दी जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी कंपनी की छवि अच्छी है तो जो विक्रय कर्मी हैं, जो सेल्समैन या सेल्स पर्सन हैं, उन्हें उत्पाद को बेचने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस कंपनी या उस उत्पाद के बारे में लोग पहले से ही जानते होंगे, वह एक अच्छी छवि रखते होंगे, तो विक्रय करना और सरल हो जाएगा। और इसी से जुड़ा अगला बिंदु यह है कि क्योंकि विक्रय करना आसान हो जाएगा तो विक्रय करने में आने वाली लागतें भी कम हो जाएंगी। इस प्रकार जनसंपर्क विपणन में आने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। तो बच्चों, इस तरह आज हमने विपणन मिश्र के दो मुख्य घटकों भौतिक वितरण और प्रवर्तन के बारे में जाना। इस अध्याय के तीनों भागों को मिलाकर यदि देखा जाए तो आपने विपणन की कई बारीकियों को विस्तार में सुना व समझा होगा। आप यह जान पाए होंगे कि विपणन किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही महत्वपूर्ण होने के अलावा एक बहुत जटिल प्रक्रिया भी है। इसलिए विपणन का प्रबंधन करने के लिए इसके मिश्र के अंदर 4 अलग अलग महत्वपूर्ण क्रियाओं को लेकर उन पर ध्यान दिया जाता है। ये 4 क्रियाएं हैं: उत्पाद यानी प्रोडक्ट, स्थान यानी प्लेस,
प्राइस यानी मूल्य, और प्रवर्तन यानी प्रमोशन, इसलिए इन्हें 4P के नाम से भी जाना जाता है। मैं आशा करता हूं इस अध्याय के अंदर सिखाए गए सभी पहलू आपको अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि यह अध्याय न केवल आपके विषय में महत्व रखता है बल्कि यह व्यवसायों की आपकी समझ के लिए भी बहुत जरूरी है। इस अध्याय में वह आज के इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।